हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि आपको पहले बताया था कि हम कौन सा चैप्टर लेने जा रहे हैं। देखिए, लेसन नंबर 5 पैनोरमा से लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट पार्ट फर्स्ट, इसको हम लेने जा रहे हैं। और इसके जो राइटर है के.की.एन. दारूवाला, राइटर है के.की.एन. दारूवाला। ये इसके राइटर है। इसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से, पहले मैं आपको अबाउट द राइटर, उसके बाद में स्टोरी जो है उसके बारे में पूरा हिंदी ट्रांसलेशन, और उसके बाद में हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से नमक के रेगिस्तान के पार, सरहद पार प्रेम, उस प्रेम कहानी का यहाँ वर्णन बढ़िया तरीके से हम करेंगे। उससे पहले हम बढ़ते हैं आगे। तो उसमें जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो अपने वर्ड्स दिए गए थे, मैंने जो आपको एक्रॉस शब्द एक दिया था, के पार, उस तरफ, और दूसरा था हैवी यानी भारी, और एक जो उसमें वर्ड्स थे उसमें ऊंट के लिए कैमल, जो इस चैप्टर में आएगा, और दूसरा था गुड़ के लिए जैगरी। जैगरी यानी गुड़, गुड़ के लिए जैगरी आएगा। गुड़ है, इसे गुड़ नहीं, उसमें अलग बनेगा, ध्यान रखना है। तो ये जो वर्ड्स थे उसकी मीनिंग, और आज जो होंगे वो बाद में लेंगे। करते हैं हम शुरुआत अपने इस चैप्टर की। अबाउट द राइटर। देखिए, के.की.एन. दारूवाला इज अ वेल नाउन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। भारतीय है और लघु कहानी लेखक है। बढ़िया तरीके से कहानियां लिखते हैं, जबरदस्त। एंड पोइट, कवि भी रहे हैं। ही वॉज बोर्न इन लाहौर इन 1937। जन्म तो उनका लाहौर में हुआ था। तो 1937, इसका मतलब उस समय पाकिस्तान अलग देश था नहीं। के.की.एन. दारूवाला बिगेन हिज कैरियर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। उन्होंने सरकारी सेवक के रूप में कार्य शुरू किया। एंड वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ जिम्बाब्वे इन 1980। 1980 में जिम्बाब्वे में वो कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर के रूप में भी वो रहे, उन्होंने सेवाएं दी। इस प्रकार से उनको नियुक्ति मिली थी। और हिज, उनकी राइटिंग्स, उन्होंने जो भी लेखन कार्य किया उसमें रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है, टू ह्यूमन फीलिंग्स, मानव की मानवीय संवेदनाएं जो है उनकी अभिव्यक्ति, उसकी संवेदनशीलता को उन्होंने अपनी राइटिंग्स के माध्यम से जो लोगों की भावनाएं हैं उसको व्यक्त किया है। ही हैज़ ऑथर्ड, उन्होंने काफ़ी चीज़ें, ऐसी पुस्तकें आदि लिखी है। ऑथर्ड सेवरल बुक्स, कई किताबें लिखी है। एंड इज अ रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला है। एकेडमी शब्द वैसे ACA भी होता है, ACADEMI, और सामान्य तौर पे जो हिंदी का सीधा ट्रांसलेट, उसको सीधा रूप में ले लिया जाता है, जो व्हाट्सएप लैंग्वेज टाइप होती है उस रूप में, तो अकादमी इस टाइप से लिखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं, वो उनको मिला है। तो के.की.एन. दारूवाला वैसे देखा जाए भारतीय लेखक, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति देते हैं, और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। कवि भी रहे हैं, लेखक हैं। अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। और पाकिस्तान का जो एरिया है उस समय, मतलब जो लाहौर, अब वर्तमान में जो लाहौर है, तो लेकिन उसमें भारत पाक एक थे, तो वहाँ उनका जन्म हुआ। जिम्बाब्वे में ऑब्जर्वर, कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर के रूप में रहे। ये उनके जीवन से रिलेटेड बातें हुई। बढ़ते हैं आगे। अबाउट द स्टोरी। द स्टोरी लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। सभी आप जुड़े रहें और देखें, कहानी बहुत ही शानदार है और
पूरे ध्यान से इसको सुने। इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न होगा, मैं गारंटी से कहूँ कि आपको उसका उत्तर तुरंत याद होगा, क्योंकि आप है वो जिस प्रकार से इससे जुड़े रहेंगे तो ये इतनी रुचिकर रोचक कहानी है कि आप भूलेंगे नहीं और प्रश्न बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, जो नमक का रेगिस्तान है उसके पार प्रेम कहानी जो है उसको लेकर के नरेट्स द ट्रियम्फ ऑफ ह्यूमन विल, मानवीय इच्छा शक्ति, ह्यूमन विल मानवीय इच्छा शक्ति की विजय, ट्रियम्फ यानी विजय, उसकी जय विजय उसकी बात की जा रही है। डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, एक प्रकार से डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन जिसको दृढ़ निश्चय, संकल्प, संकल्प, दृढ़ निश्चय। तो मनुष्य की इच्छा शक्ति, उसका दृढ़ निश्चय, उसकी विजय की कहानी बताई गई है कि यदि ठान लें हम तो उस समय बिल्कुल हमारे को मंजिल मिलेगी। देखिए, अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी है। यहीं पर यहाँ इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है कि यदि डिटर्मिनेशन है, रिजोल्यूशन आपने कर दिया है, संकल्प कर लिया है, तो आपको विजय अवश्य मिलेगी। एवरी इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ अचीविंग रिमार्केबल फीट्स प्रोवाइडेड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू सो। तो कोई भी, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल जो है वो अपने अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी भी अपना जो भी लक्ष्य आदि उसने निर्धारित किया है उसको वो अचीव कर सकता है, यदि उसके अंदर विल है, इच्छा शक्ति है। स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग विल है और उसके बाद में आप अपने टारगेट, लक्ष्य, एम को लिए हुए गोल को एकदम अर्जुन की तरह यदि लक्ष्य साधन किया हुआ है तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, नो डाउट। तो ये तो है कहानी से संबंधित मैसेज दिया है कि जीवन में यदि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। इस कहानी में कौन है पूरा वर्णन हम आगे करते हैं, उससे पहले ये यहाँ पर मैसेज ये दे रही है कहानी कि जीवन में संकल्प, साधना, दृढ़ निश्चय के माध्यम से हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आपने इस कहानी पर, आपको इसकी पूरी हिंदी कहानी भी बताऊंगा, फिर इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, ये पूरा साल्ट ही दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर इस पार्ट में पहले कौन कौन है उसके बारे में, मेन कैरेक्टर जो है उसको लेकर के कि हम बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें मेन कैरेक्टर के तौर पे जो इसमें वो है नजब। नजब किसका बेटा है? आफताब का। और नजब को प्रेम हो जाता है फातिमा से। किससे? फातिमा। इससे ये भी इसका रोल है। फातिमा किसकी बेटी है? काले शाह। फातिमा काले शाह की बेटी है। तो नजब और उसके पिता ज्यादातर क्या करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसमें किसका रोल रहता है? जमन। जमन का काम है बॉर्डर क्रॉस करवाना। अच्छा, यहां पे जो नजब है इसकी जो मदर है उसका रोल भी बताया गया है, ज्यादा नहीं है लेकिन है ये। अच्छा, इनका जो गांव है, विलेज, वो जनरली खावदा नाम से है, खावदा नाम से जाना जाता है। कच्छ का एरिया है। कच्छ कहाँ है? गुजरात, वो वाला एरिया। अब इनका जो जनरली काम क्या है कि ये जो जमन है ये एक स्मगलर है, ये एक तस्कर है और इसका काम बॉर्डर पार कराने का है, तस्करी। तो आफताब भी यही काम करता है। आफताब क्या करता है? जो तेंदू पत्ता होते हैं, तेंदू लीव्स जो है, वो यहाँ से ले जाता है
यहाँ से 500 रुपये में ले जाता है, बॉर्डर क्रॉस करता है और 1200 रुपये में बेचता है। ठीक है, और वापस जब वो आते हैं तो जो भी सिनमन जो दालचीनी होती है और क्लॉव यानी लौंग वो लेके आता है। ये तो इसमें इसको लेकर के है। अभी मैं इसके पात्र कौन है, यहाँ पर एक मेन रोल जो अल्लाह रखा के नाम से आया है, ये इनका कैमल है, ऊंट। किसका? आफताब का। ये तो जनरली इसमें पात्र कौन कौन है उसको लेकर के वापस देख लीजिए। नजब कहने का अर्थ हीरो ऑफ द स्टोरी, और ये जो यहाँ पे फातिमा है इस स्टोरी की हीरोइन। आफताब नजब के पिताजी, कालेसा उस फातिमा के पिताजी, जमन जो कि तस्कर है। अब यहाँ पे स्टोरी किस प्रकार से है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कच्छ का जो एरिया है वो पहले कैसा है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है डेजर्ट, ये नमक का रेगिस्तान, उधर इस प्रकार का एरिया है जिससे पानी जो है खारा है और पानी की कमी भी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कच्छ का जो रन है, कच्छ का रन इसको कहा जाता है, ये एक प्रकार से इसकी तुलना पैरालाइज्ड मॉन्स्टर की तरह इसकी तुलना की गई है कि लकवाग्रस्त जो एक प्रकार से शक्तिहीन निर्बल जो दानव होता उसकी भांति पड़ा हुआ है, ऐसे इसकी तुलना की गई है। उसका कारण है कि यहाँ की जो जमीन है ड्रॉट के कारण, अकाल सूखा, तो ये जो एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, काफ़ी समय हो गया है। काफ़ी समय के बाद में यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने के कारण क्या हुआ है, काफ़ी समय गुजर चुका है, बारिश नहीं हुई है। बादल आते हैं तो भी यहाँ से गुजर जाते हैं और बादल भी भूल गए हैं कि यहाँ पे बारिश करनी है। ऐसा लग रहा है शायद बादलों को ये पता नहीं है कि हमारे को इधर भी है वो, ये एरिया भी इस हमारे बरसात के ज़मीन का एरिया आता है, इस टाइप का मेंशन किया है शुरू में। अब ये जो यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार के स्कार, इस प्रकार के स्कैब, ऐसे गड्ढे दरारें इस प्रकार से पड़ गए हैं, जो पैरों में कैसे छाले पड़े होते हैं, तो उस प्रकार से ब्लिस्टर जो होते हैं ना हमारे पैरों में, जिस टाइप से फफोले ब्लिस्टर जो हो जाते हैं, उस टाइप से ये ज़मीन दिख रही है। कारण सूखा और फिर जो भी एक प्रकार की पपड़ी इस टाइप से बन गई है, और उसका कारण ऐसे लग रहा है जैसे कि सूर्य की जो गर्मी है, हीट है, तो सन रेज है, ड्यू टू सन रेज, सूर्य की तेज़ किरणें हैं, उसके कारण ये पूरा एरिया सूख गया है और अकाल की स्थिति है। लेकिन बारिश बाद में हुई और उसने इस लंबे समय के सूखे को समाप्त किया। लेकिन बारिश कब हुई? जिस दिन बारिश हुई थी उसका जुड़ाव इस फातिमा से है। जिस दिन बारिश हुई थी उस दिन का जुड़ाव फातिमा से है। क्यों है? क्योंकि फातिमा कहाँ रहती है? फातिमा बॉर्डर के पार रहती है। फातिमा रहती है पाकिस्तान में उस समय जो, तो ये जो पाकिस्तान का एरिया है, पाक एरिया, और ये भारत का एरिया इधर, तो फातिमा रहती है पाकिस्तान के अंदर इधर, और ये जो नजब है इंडिया में रहता है। तो दोनों अलग अलग देशों में ये बॉर्डर है बीच में जैसे, तो बॉर्डर के उस पार रहना, इधर नजब का रहना, उस पार फातिमा का रहना, तो किस प्रकार से इनका मिलन हुआ, क्या कहानी है, तो उसको लेकर के हम आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से फातिमा आई और इस अकाल सूखे को समाप्त किया। इस गांव में जो लंबे समय से सूखा था, जिस दिन फातिमा का प्रवेश हुआ उसी दिन बारिश हुई जबरदस्त। तो क्यों, कैसे बताया वो? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए आफताब, आफताब कौन है? नजब के पिता। आफताब क्या करते थे? ये तस्करी का काम करता है, स्मगलिंग का काम करता है, स्मगलर है। तो ये तेंदुपत्ता लेके जाता था, बॉर्डर क्रॉस करता था। बॉर्डर क्रॉस करता था तो उस समय जमन जो है इनको बॉर्डर क्रॉस करवाता था और 100 रुपये लेता था। पुरानी बात है इसलिए।
और भी कोई किसी न किसी प्रकार से वो है वो रिश्वत टाइप से लेता था, क्योंकि ये पैसे लेकर के यहाँ की जो पेट्रोलिंग करने वाले जो भी पाकिस्तानी सिपाही आदि थे उनको वो पैसे दे करके और बॉर्डर क्रॉस कर जाता था। और वहाँ से वो वापस आते समय जो आफताब है वहाँ से लवंग क्लोव जो होती है वो क्लोव लेके आता था, लवंग जो होती है लौंग जिसको हम बोलते हैं, मसाला जो होता है ना हमारे, और साथ ही साथ सिनमन भी लाता था जिसको दालचीनी बोलते हैं। ये वो मसाला है जो सब्जी चाय पत्ती आदि के साथ में इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से तेंदुपत्ते ले जाना, वापस यहाँ से तेंदुपत्ते 500 में ले जाना, वहाँ जाके 1200 में बेचना, ये उनका कार्य था। तो जब एक बार आफताब गया तो साथ में अपने पुत्र नजब को ले गया। एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, पुत्र को साथ में ले गया। और इस प्रकार से 4 बार वो पहले जा चुका है। कौन? नजब अपने पिता के साथ में 20 साल की उम्र होने से पहले। अभी उसकी उम्र 20 साल हुई नहीं है और जस्ट 1 महीना पहले ही हुई है। तो उस समय मतलब तो 20 साल की उम्र होने उससे पहले वो 4 बार जा चुका है बॉर्डर क्रॉस करके पिता के साथ। तो पिता जब गए हैं साथ में तो किस प्रकार से बॉर्डर, कौन सा रास्ता है, ये उस नजब को पता था। तो जब ये पिता के साथ में गया तो वहाँ पे वो किसी न किसी के यहाँ ठहरते थे। तो उसमें वो क्या करते थे, वहाँ पर जो साथ में ऊँट ले जाते थे, ऊँट के माध्यम से यात्रा वो करते थे। और डे टाइम में वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे, नाइट टाइम में करते थे। और रात्रि को बॉर्डर पार कर जाते, फिर उसके बाद में बॉर्डर के उस पार रहते। और वहाँ पर जो ऊँट की, इनका जो ऊँट था उसका नाम अल्लाह रखा था। और इस ऊँट की जो देख रेख करने का काम जो है उस समय वहाँ एक आदमी करता था कोई भी, और वो उसके बदले में पैसे लेता था। अच्छा, इनको ठहराने का काम भी कोई करता था तो वो भी उसके भी पैसे लेता था। और इस प्रकार से इनके जो ये 500 की तेंदुपत्ते 1200 में बेचते थे तो पीछे कम ही बचता था। और टेरिलीन के कपड़े वगैरह वो है वो, क्योंकि कुछ अफसरों को पार करने के लिए, बॉर्डर पार करने के लिए अफसरों को देने पड़ते थे, और ऊँट को चराने के लिए जो आदमी था उसको देने पड़ते थे, जो रहने की व्यवस्था करता था उनके लिए देने पड़ते थे। और ऐसा करके ये 1200, हालांकि 700 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं तो लेकिन वो 700 ऐसे खर्च हो जाते थे। थोड़े बहुत बचते तो टेरिलीन का कपड़ा लेके आ जाते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार जब नजब गया आफताब के साथ, अपने पिता के साथ बॉर्डर के उस पार, और वो कहाँ रुके? काले शाह के यहाँ। तो नजब के पिता आफताब ने नजब को बताया कि ये जो काले शाह है ये तुम्हारी मम्मी का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है। और इस प्रकार से चर्चा चली थी। लेकिन इस काले शाह की एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा जो थी, फातिमा बहुत ही, वो उसको हूर कहा जाता था। हूर क्या होता है? सो मच ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल थी वो। तो फातिमा एक हूर थी, बहुत सुंदर थी। और लेखक वर्णन करता है कि जब वो रात के अंधेरे में भी उसकी वो आंखें उसकी ऐसी चमकती थी जैसे कि बिजली चमक रही हो, और जो भी पाताल लोक में भी प्रकाश हो जाता था। इतनी मतलब सुंदरता का वर्णन किया है कि पाताल लोक भी चमक उठ जाता, इस प्रकार की है वो फातिमा सुंदर थी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में उसके बाद में क्या होता है, इसको जब देखा, फातिमा को जब ये नजब ने देखा तो उसके सामने तरफ देखा। हालांकि नजब कैसा है? शर्मीले स्वभाव का है। उसके पिता कहते हैं कि ये तो हमारी जो पूर्वजों की और मेरे द्वारा 100 साल में जो कमाया है ये सब गंवा देगा, क्योंकि ही वाज शाई बॉय, मतलब शर्मीले स्वभाव का था। और वो अपनी जो भी वस्तु बेचेगा तो उसकी कीमत वसूलने में वो असमर्थ रहेगा, ये उसके पिता सोचते थे। और इसलिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों में नजब जो इस रूप में प्रसिद्ध था कि लड़की का नाम लेते ही वो शर्मा जाता था। तो यहाँ पे वो फातिमा के सामने तो क्या देखे, हालांकि बहुत सुंदर थी वो, तो उसने क्या टेढ़ी नज़र से ऐसे चुपके से देखा। तो फातिमा ने भी, क्योंकि जब गए हैं ना बॉर्डर के पार, उस समय की बात है, तो फातिमा ने भी देखा कि ये लड़का मेरी तरफ देख रहा है।
फिर तो ये हंस गई, और जब ये हंसी तो फिर उधर जो नजब है उसने भी क्या है कि बार बार इस प्रकार से देखता रहा। वो शाम को इस समय वापस यही चीज़ हुई। नजब ने फातिमा के सामने देखा, फातिमा ने इसके सामने हंसे, और हंसने का उसने सोचा कि हाँ चलो, इसने वो स्वीकृति दे दिए। और इसने क्या किया, शाम के समय वो मिले, और नजब ने अपनी बाहें वो उसके गले में इस प्रकार से डाल दी। वो मिले तो थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई। नेक्स्ट डे इनको वापस जाना था, तो नजब ने उसको बताया कि अब की बार मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो अकेले आऊँगा, ना तो पिता साथ में होंगे ना चाचा होंगे, अकेला आऊँगा, कोई अड़चन नहीं रहेगी, मैं साथ में आऊँगा। ऐसा कह करके वो आ गए थे। अब लड़की जो फातिमा है, फातिमा की जो सगाई है, एंगेजमेंट की जो बात है, गांव का ही कोई था हकलाने वाला, ऐसा कोई लड़का था, उससे है वो, उसकी बात हो रखी थी, पेरेंट्स ने तय कर रखा था। लेकिन वो लड़का जो है वो बोलने में हकलाता था, और लड़के उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि वो जब भी बोलता था खाडो इस टाइप से करता था, तो वो लड़के उसकी हंसी मजाक उड़ाते। और लड़की फातिमा ये चाहती नहीं थी कि उससे उसकी शादी वगैरह हो जाए। अब ये वापस आया, नजब वापस इंडिया आ गया था, वो कच्छ का जो एरिया खावदा गांव वहाँ आ गया था, और वहाँ वो व्यस्त था कि वापस वो प्रॉमिस करके आया है फातिमा से कि मैं वापस आऊँगा, कह के आया था। लेकिन वापस वो कब जाएगा उसकी वो तैयारियों में व्यस्त था, और इस प्रकार से उसने अपना प्लान बनाया कि कैसे वो जाएगा, अकेला जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना जो ऊँट है वो ऊँट को लेकर के वहाँ से रवाना हो गया। वहाँ से जब वो रवाना हो गया ऊँट अल्लाह रखा को लेकर के, तो वो तो चला गया है, लेकिन पीछे घर पर क्या है कि पिता को पता नहीं कि गया है। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग का टाइम होता है तो उनके जो पड़ोसी, कौन, मेन तो जमन वो आदमी है जो बॉर्डर पार कराता, बिना जमन के पत्ता नहीं हिलता। ये इस प्रकार की थिंकिंग थी कि जमन ही वो आदमी था जो बॉर्डर क्रॉस करा सकता है। तो लेकिन नजब तो अकेला चला गया, बॉर्डर कौन कराएगा क्रॉस। तो सुबह आया, वो आकर के दरवाज़ा खटखटाया। आफ्ताब ने कहा, कौन ये मूर्ख, क्या ऐसे परेशान कर रहा है, क्या पगला गया है, क्या हो गया है। उसने पूछा, जमन ने पूछा कि आफ्ताब मियाँ, नजब कहाँ है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है। उसने कहा यहीं कहीं होगा, अभी थोड़ा चिंतित था, खोया हुआ काफ़ी दिन से, वो परेशान सा लग रहा है, यहीं कहीं होगा। और तो कहाँ, तो कि ऐसे मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, तुम्हारा ऊँट भी गायब है। तो वो गया, देखा तो ऊँट वास्तव में गायब था, क्योंकि वो बाड़े में रखते थे, मिट्टी का बना हुआ ऐसा छप्पर था उसमें, तो वहाँ ऊँट भी गायब था। और उस एरिया में या प्रश्न भी बनता है कि ऊंट गायब होने का अर्थ बॉर्डर एरिया में ये होता है कि ऊंट और आदमी दोनों ही, वो ऊंट जिसका ऊंट है और वो आदमी दोनों गायब है, इसका अर्थ हुआ कि वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया है। इसका मीनिंग यही होता था उस एरिया में, एक प्रकार से पूर्ण से बात होती थी। तो यहाँ पे ऊंट भी गायब, नजब भी गायब, इसका मतलब बॉर्डर गया, क्रॉस कर गया। लेकिन जमन सोचा कि मेरे को पूछे बगैर कैसे गया, ये कैसे हो सकता है। तो उसने, जब आफ्ताब ने कहा कि होगा यहीं कहीं, उसने कहा भाई ऐसे बहाने मत बनाओ, मुझे सब पता है कि तुम्हारा बच्चा जितना दुनिया के सामने दिखता ना, इतना वो है, वो भोला नहीं है, सीधा नहीं है, सुअर का बच्चा है वो, सुअर है वो, ऐसा उसने बोला। और ऐसी बातें हुई आपस में, थोड़ा बहस टाइप का। आफ्ताब ने कहा तुम्हारे को क्या करना है जहाँ भी है बच्चा। उसने कहा कि वो मुझे लगता बॉर्डर क्रॉस कर गया है, जमन बोला, और भगवान उसकी, अल्लाह उसकी रक्षा करे, इस टाइप से। हालांकि वो चाहता तो ऐसा है नहीं। तो आफ्ताब ने भी दरवाज़ा बंद करते हुए कहा कि जो अल्लाह उसकी रक्षा करेगा, जो भी है। इस प्रकार से बात हुई। यहाँ से आफ्ताब दौड़ के जाता अपनी पत्नी के पास, पूछा कि, उसने सोचा कि मैं बोलूँगा तो वो एकदम बेहोश हो जाएगी, लेकिन वहाँ गया तो वो दीवार के सहारे बैठी थी, उसने तो पलक भी नहीं झपकी, उसको बेहोशी तो क्या हो। उसने कहा कि कहाँ है नजब, कहाँ है, इस प्रकार से, क्या तुम्हें पता है वो चला गया है। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो आफ्ताब ने देखा उसके ये जो हाथ है ये बिल्कुल खाली थे, क्योंकि पहले चूड़ियाँ पहनी हुई थी, और वो चूड़ी जो सोने की थी, सोने के कंगन थे, बैंगल्स,
गोल्डन बेंगल्स थे, गोल्ड बेंगल्स थे। तो वो गोल्ड बेंगल्स जो थे वो उसने नजब की जो मम्मी थी वो नजब को दे दिए थे कि तू ये लेके जा। और तेंदुपत्ता वो ले गया नहीं था। तो आप सबको गुस्सा आया कि गया तो भी तेंदुपत्ते तो ले जाने थे, वहां जाके देगा क्या इस टाइप से, जबकि वो क्या ले गया है, वो गोल्ड बेंगल्स लेके गया, सोने के कंगन लेकर के चला गया था। अब ये स्थिति जब बनी तो बड़ा इस टाइप से निराश हुआ। लेकिन वो बाद में क्या होता है, अब हमने वहां सुना कि नजब रवाना तो हो गया अपने अल्लाह रखा ऊंट के साथ में। अब वो जाता है तो उस समय क्या होता है, बीच में एक इनका जो एरिया है, तो वो जब जाता है तो उसमें क्या होता है, एक एरिया आता है जो कि पंचमई पीर जो कि काला डूंगर के पास में, काला डूंगर एरिया है, यहां पे आता है। तो इस पंचमई पीर और काला डूंगर पर वो पहुंचा। तो यहां पर पहुंचने पर यहां पे क्या है, ये पंचमई पीर पुरानी कहानी थी। पंचमई पीर जो है 100 साल पहले कोई आए थे, और वो जब आए थे उस समय अपने साथ में, उस समय उनके साथ में लोमड़ी वगैरह थी। तो वो वहाँ ठहरे थे और उसको लेकर के कुछ बात थी। तो यहाँ पर क्या है कि इस पहाड़ी पर पंचमी पीर की याद में एक दीपक जलता रहता था। तो वहाँ पे वो दीपक जलाया जाता था। तो क्या होता था कि उस दीपक की जो लौ है वो इस टाइप से, जो दीपक की लौ थी वो दूर दूर तक वो दिखाई देती थी रात्रि का समय जब होता था, तो ये प्रकाश दिखाई देता था। तो यहाँ पे एक प्रकार की प्रथा, कस्टम, ट्रेडिशन थी कि जो भी यहाँ जाए और उसके बाद में बॉर्डर क्रॉस करने जाए, पहले वो काला डूंगर पर पंचमी पीर के पास में आए, वहाँ आकर के होमेज अपनी तरफ से जो भी उसमें नमाज आदि जो अदा करते उस टाइप से, तो प्रार्थना आदि करे। तो ये नजब भी यहाँ पहुँच करके यहाँ पे एक था कि रोटी है, रोटी के साथ में क्या करे, वो रोटी यहाँ पे चढ़ाए प्रसाद के रूप में, फिर थाली बजाए। तो उस समय यदि थाली बजाने पर यदि वहाँ पर लोमड़ी आती है, लोमड़ी वगैरह आते हैं, और वो लोमड़ी आकर के उस सियार वगैरह, वो सियार आते हैं, लोमड़ी सियार आते हैं, और वो उस खाने को यदि खाते हैं तो समझ लीजिए कि बॉर्डर क्रॉस कर दीजिए, अच्छा शकुन है, गुड ओमन है, ऑस्पिशियस है। ओमन यानी शकुन, तो शकुन जो देखते हैं हम, तो यदि वो आ गया सियार और उसने रोटी खा ली, तो समझ थाली बजाने के बाद में तो वो चीज़ है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, इस बॉर्डर एरिया में उधर आप जा सकते हो। उसने ऐसा ही किया। तो वहाँ पे सियार आए, रोटी भी खाई, तो उसने सोचा कि ये इसका मतलब अब ऑस्पिशियस है, अब मेरे को जाना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए, और प्रस्थान कर गया वो। अब वो जब रास्ता जाता है चलते हुए, काफ़ी एरिया तय करता है, तो जो भी झाड़ी वगैरह थी वो एरिया पीछे छूट गया। आगे वो जाता है सरबेला वो स्थान है जहाँ पर सारबेला या सरबेला इसको बोलते हैं, यहाँ पर काफ़ी है वो मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ पड़ी है, और इससे पता चला कि वो सरबेला पहुँचा। इस दुर्गंध से पता चल गया उसको कि सरबेला आ गया है। पहले वो जा चुका था, लेकिन उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो पहुँचा। अब यहाँ पर जब वो जा रहा है रास्ते में, तो कभी क्योंकि ऊँट को भी काफ़ी परेशानी हुई थी, और इन परेशानियों को वो पार करते हुए आगे बढ़ा। समय उसको लगा, वहाँ पे वो पहुँचा, उसने विश्राम भी किया, खाना खाया, और वहाँ बीच में जो छागल थी, इस प्रकार की जो मृगमरीचिकाएँ दिखती थी, उसको भी उसने देखा। एहसास होता था जैसे कि पानी है, वो है यहाँ पर गड्ढों में भरा हुआ, लेकिन वो पानी वास्तव में पानी नहीं होता था। वो एक प्रकार की मृगमरीचिका जो होती है, जो हमारे को मिराज के रूप में दिखती है। कहने का अर्थ है, लगता है कि पानी है, लेकिन पास में जाने पर वो पानी होता नहीं है। रेगिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादातर होती है। अब आगे क्या हुआ, वहाँ से जब वो सरबेला पहुँचा, वहाँ पे उसने विश्राम किया। उसको बॉर्डर क्रॉस करना था कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे पहुँच जाएगा, उसने ऐसा सोचा। लेकिन बॉर्डर क्रॉस कब करे, तो उसने सोचा कि नाइट में किया जाए या डे में ये। तो उसने विश्राम वगैरह किया, अपना जो रास्ता तय करके मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग में उसने देखा कि चलो ठीक है, विचार बनाया
चलते चलते दोपहर हो गई। दोपहर हुई तो यहाँ पर बहुत ही सूर्य की तेज़ गर्मी और नज़दीक था बॉर्डर के। अब उसने सोचा कि इस समय कैसे पार करूं, यदि दिन का समय, और वहाँ पर तो रेंजर, जो सिंधी रेंजर थे, वो बाइनोकुलर से, दूरबीन से देख सकते थे कि जा रहा है। और ऊँट तो इतना बड़ा प्राणी तो देखना सीधी स्वाभाविक बात है, देख ही सकते थे वो। तो ऐसा तो है नहीं कि वो छोटा कोई है ऐसा प्राणी जो दिखाई नहीं दे। तो उसने थोड़ा विश्राम किया। तभी क्या है, बादल भी आसमान में छाए और इस प्रकार का रेत का गुबार उड़ा। उसने सोचा क्यों न फायदा उठाया जाए। तो सिर के ऊपर जो रेत जमी हुई थी, साफा वो पहन के रखता था, और तहमद वगैरह वो रखते थे, जो कि काले साहब ही पहनता था, जिसको अजरक प्रिंट की होती है ना, जो हमारे को एक प्रकार से चेस शतरंज की प्रकार की आकार उसका होता है और उसमें इस प्रकार के चित्र बने होते हैं, वो तहमद वो पहन के रखते थे, अजरक प्रिंट वाली। तो वहाँ पर इसने ऊँट के ऊपर बैठ के उसने क्या किया, प्रस्थान किया, क्योंकि रेत का गुबार उड़ा, उसने उसका फ़ायदा उठाया जाए। जैसे वो आगे जाता है तो वहाँ पे क्या है कि बाइनोकुलर से, इतना बड़ा ऊँट है तो दिखाई देना ही था, तो सैनिकों को दिखाई दिया, उन्होंने पीछा किया और गोलियां मारनी शुरू की। उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां हैं वो रेत के उस जो टीले हैं उसमें घुस गई, लगी नहीं, नजब को नहीं लगी, और नजब वो है वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, पार कर दिया। और काफ़ी दूर जाके उसने विश्राम किया। उसको लगा कि वो अकेला है, अब कोई क्योंकि काफ़ी देर तक उसने ऊँट को दौड़ाया था, ऊँट के पैरों में भी छाले वगैरह इस टाइप की, क्योंकि वो काफ़ी देर दौड़ा, तो यहाँ नमक का एरिया होता है, तो इस कारण से पैरों को क्षति पहुँचती है, और इसलिए ऊँट को भी क्षति पहुँची थी। अब वो नीचे उतरा, पैदल खुद चलने लगा, और इस प्रकार से उसने सोचा कि थोड़ा राहत मिलेगी ऊँट को। ऐसा करके वो बढ़ा, और काले शाह के घर कब जाए, तो वो उसने, रात्रि का समय था, उसने जो भी था उस समय, रात्रि के समय वो उसके घर पहुंचा, पता किसी को भी नहीं है। मॉर्निंग में क्या हुआ कि काले शाह के घर पुलिस वाला आया, दरवाजा खटखटाया। काले शाह उठा, आंखें मलते हुए, क्या हुआ कि आपको पता है इधर कोई तस्कर आया है, और उसके पैरों के निशान वगैरह जो इधर इधर पहुंच रहे हैं लगभग। काले शाह बोला कि कहाँ तस्कर, रात को? काले शाह तो छोड़, ये यहाँ तो छोड़ो, गांव में भी कोई नहीं आया, कोई चिड़िया तक नहीं आई है, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, कोई बिल्कुल भी नहीं। तो पुलिस वाला बोला कि तुम बता नहीं रहे हो, तुम्हारा तो पेट चांदी से भरा हुआ है। चांदी से भरा हुआ मतलब उसको तो कोई रिश्वत वगैरह, मतलब आपको आपका मुंह बंद कर दिया पैसे देकर, ऐसा कह करके उसने कहा नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं। सैनिक ने कहा कि आपका पेट चांदी से भरा हुआ है और साथ में थोड़ी रेत चली गई होगी, तो इस प्रकार से ऊपर रेत आ गई, यानी आपने उस बात को है वो ढकने का प्रयास किया है। वो है जाकर के पुलिस वाला चला जाता है। काले शाह जैसे बैठता है तभी उसकी पुत्री जो है, कौन, फातिमा, उसकी पुत्री फातिमा क्या करती है, गिलास लेकर के आती है, पानी और दूध भी लाती है, और कहती है कि आपके यहाँ मेहमान आया है, उसका नाम नजब है, वो नजब है। ऐसा सुनते ही उसको लगा कि हाँ, घर में तस्कर और मुझे पता भी नहीं, पुलिस चारों तरफ पहरा दे रही है। वो गया, उससे मुलाकात हुई तो देखा कि नजब लाया कुछ नहीं है, क्योंकि वो तेंदू पत्ते लाते थे, तब उसके काले शाह की भी इनकम हो जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं लाया था। कि एक तो खाली हाथ आए हो, पीछे पीछे पुलिस को दौड़ाते लाए हो, तुम्हारे से तो व्यापार करना मेरे लिए घाटे का सौदा है, इसलिए मैं तो तुम्हारी कोई किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकता, ऐसा उसने कहा। तो नजब ने कहा कि मैं वो गोल्ड बैंगल्स लाया हूँ, और मैं इसी से लौंग और दालचीनी लेके जाऊँगा, क्लोव और सिनेमन लेके जाऊँगा। तो इस प्रकार के स्पाइस का, वो स्पाइसी जो मसाले होते हैं उसी का वो व्यापार करते थे उसके पिता वगैरह। उसने बात कही तो वो सहमत हो गया। काले शाह देखा कि हाँ, सोने के कंगन देखे क्यों सहमत नहीं हो, और वो चला गया उसकी व्यवस्था करने में। किसकी? ऊँट की, कि ऊँट को क्योंकि छिपा के रखना जरूरी है, नहीं तो पता चल जाए पुलिस वाले तो काले शाह की ऐसी की तैसी हो सकती है। तो वो चला गया उधर, बहुत दूर चला गया, 2-3 मील दूर गया, वहाँ पे गायों के झुंड के साथ उस ऊँट को चराने, उसके लिए वो लौंग और दालचीनी की व्यवस्था करने। इधर वो घर पे अब कौन, एक तो फातिमा,
दूसरा वो नजब। तो दोस्ती उनकी बढ़ गई, उन्होंने प्लान बनाया। तो रात्रि को वो अपने जो भी पशुओं का बाड़ा वहाँ सोता था, और बाद की जो बातें वो मैं पूरा पढ़ाऊँगा उस समय बताऊँगा। तो इस टाइप से वो घटनाएं होती थी। और फिर वो नेक्स्ट में क्या होता है कि जैसे ही समय बीतता है, व्यवस्था होती है 1-2 दिन के अंदर, लौंग आदि की व्यवस्था हो जाती है, काले साहब वापस आता है। और वापस आता है तो उसके बाद में किस टाइप से ये कहानी आगे बढ़ती है, क्या नजब फातिमा को लेकर के आया या नहीं आया, क्या हुआ बाद में, उसके लिए आपको पूरी कहानी है वो देखनी पड़ेगी लास्ट तक, बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि थोड़ा क्लाइमैक्स बाद में बताऊंगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ देखिए, इस टाइप से वो आए थे, तो वो किस टाइप से रहे वो आगे हम पढ़ेंगे बाद में। अभी आप देखें, हम शुरुआत करते हैं। लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। द ड्रॉट, अकाल, सूखा, इन कच्छ that lasted for 3 successive years, continuous, successive years मतलब कंटिन्यूस, एक प्रकार लगातार 3 साल से कच्छ में अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, ये स्थिति थी। इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड, मान लीजिए बादल दिखाई देते, दे पास्ड बाय, बादल आते तो भी वो गुजर जाते, बिना बरसे ही चले जाते। इग्नोरिंग, ध्यान न देते, उपेक्षा करते हुए, इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए द स्ट्रिकन कंट्री, ये जो प्रभावित एरिया था, अकाल सूखे से प्रभावित एरिया था, उसको इग्नोर करते हुए बादल भी चले जाते। द मॉनसून्स हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड, ऐसा माना जा रहा था जैसे कि मानसून इस भूमि को, इस एरिया को, कच्छ के रन को, इस एरिया को भूल गया हो। मानसून भी भूल गया कि शायद मेरे को उधर बरसना है। द रन ले लाइक पैरालाइज मॉन्स्टर, यहां देखिए रन जो था, कच्छ का जो रन है उसको पैरालाइज मॉन्स्टर कहा गया है। इसका प्रश्न बनता है, पहले भी बोला है, और इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में भी, कि वो एक प्रकार से लकवाग्रस्त, पैरालाइज होता लकवाग्रस्त मॉन्स्टर, दानव, राक्षस आदि। तो कहने का अर्थ है एक निर्बल, एक दुर्बल, पावरलेस जो मॉन्स्टर है, शक्तिहीन, उस शक्तिहीन दानव की भांति ये रेगिस्तान है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इट्स बैक कवर्ड विथ स्कैब एंड स्कार टिश्यू, क्योंकि ये जो रेगिस्तान था, इसकी जो ऊपरी परत है तेज धूप के कारण सूख गई थी, बारिश होती नहीं थी, टुकड़े टाइप में जमीन के इस टाइप से पपड़ी इस प्रकार से उतर गई थी, जो टिश्यू, स्कार और स्कैब की तरह हो गई थी। चारों तरफ सूखी, रूखी सूखी पपड़ी, और जो जैसे चमड़ी हो जाती है उसी प्रकार से। एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और ऐसे जैसे ब्लिस्टर स्किन यानी जो हमारे सूखे हुए शरीर पर फफोले जो हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से जैसे दानव के शरीर पर छाले हो, उस छालों की तुलना की गई है इस रेगिस्तान से। ये जो कच्छ का रन का है एरिया, उसमें तो ये स्थिति उसमें बताई गई। अब देखिए शुरुआत में कह रहे हैं, तो उसको लेकर के देखिए, पैरालाइज मॉन्स्टर इसलिए कहा क्योंकि जो इस बैक जो थी, ऊपरी परत जो है, जो धरती की परत है उस डेजर्ट एरिया की, वो इस टाइप की थी, विद स्कैब एंड स्कार टिश्यू एंड ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, यानी ड्रॉट के कारण, अकाल के कारण सूखा, इस प्रकार से वो फफोले वगैरह, ब्लिस्टर वगैरह, फफोले, छाले जिसको कहते हैं, स्किन यानी चमड़ी, तो चमड़ी पर छाले वगैरह हो जाते हैं, उसको लेकर के तो टूटे फूटे जैसे दरार, छोटे पैरों में किस, तो ऐसी दरारें उस जमीन में पड़ गई है। शरीर पे जैसे एड़ियाँ फट जाती है तो किस टाइप से वो लाइनें हो जाती है, इस टाइप की लाइनें उस जमीन पर हो गई है, वो स्कार और स्कैब टिश्यू हो गए, इसलिए वो बात बताई गई है। इसीलिए तो ये कच्छ का एरिया है जो अकाल से पीड़ित है, सूखे से पीड़ित है, उसकी बात लेकर कर रहे हैं KKN दारूवाला। द अर्थ हैड, क्योंकि ये जो जमीन थी, पृथ्वी जो थी, हैड क्रैक्ड एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट, ऐसे लग रहा था जैसे धरती के टुकड़े
एक प्रकार से चंक्स में उसको बांट दिया गया है, टुकड़ों में, दरारों में बांट दिया गया है। हैड बीन बेक्ड इन ए किल्न, किल्न होती है भट्टी, बेक्ड यानी पकाना, जैसे भट्टी में कैसे पकाई जाती कोई चीज, उसी प्रकार से जैसे इस धरती को भट्टी में पका दिया गया है, क्योंकि गर्मी कितनी पड़ती है, तेज धूप, कच्छ का एरिया, और बारिश बिल्कुल नहीं काफी साल से। एंड देन एम्बेडेड इन द सॉइल क्रस्ट, और ये जो मिट्टी की जो क्रस्ट है, परत है, ऊपरी जो परत है, मिट्टी की जो परत है, वो इतनी सूख गई थी, इतनी रूखी सूखी हो गई थी कि पैरालाइज मॉन्स्टर की तरह दिख रही थी। द कैटल बिकेम थिन, कैटल यानी मवेशी, जानवर, बिकेम थिन, दुबले हो गए थे, इमेशिएटेड, थके, बिल्कुल दुर्बल, निर्बल, इमेशिएट हो गए, दुर्बल, निर्बल, दुर्बल, निर्बल, पतले, दुबले पतले, शक्तिहीन हो गए थे। द ऑक्सन डाइड, बैल मर गए थे। द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, एक ऊंट ही वो ऐसा प्राणी था जो उस एरिया में बहुत ही आरामदायक जीवन से लगभग जी रहा था। उसका कारण क्या होता है, जो कैमल होता है, कैमल कैन स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर इन हिज बॉडी, वो अपने शरीर में बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकता है और काफ़ी दिन तक रह सकता है, इसलिए वो सर्वाइव था और कंफर्टेबली फीडिंग ऑन द बावल। बावल मीन्स जो अकेसिया ट्री होता है, बबूल, बबूल के उन पेड़ों की पत्तियों पर वो निर्भर था, वो उसको खाता है, वो उसके लिए भोजन है, इसलिए उन पर निर्भर था। कैमल थॉर्न, जो कि कांटेदार झाड़ी होती है, वो कांटेदार झाड़ी को खा करके बबूल की और अपने को जीवित रखे हुए था वह ऊंट। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स, और एक दिन क्या हुआ, जैसे कि शराब बनाने की जो भट्टी आदि होती है, बर्तन आदि जो होता है, मशक जिसको बोलते हैं, उस मशक जो है उसकी तरह बादल उमड़ घुमड़ आए, क्लाउड्स जो थे वो रोल डाउन हुए। एंड द लाइटनिंग, और बिजली, क्रैकल, कड़की, उसमें बिजली कड़की। एंड द वाइन स्किन्स बस्ट, और वो जो एक प्रकार मशक रूपी बादल थे उमड़ घुमड़ कर आए और वो फूट पड़े। दो 2 years हैव पास्ट, और बारिश हो गई, जबरदस्त बारिश हुई, और वो 2 वर्ष उस बारिश को हुए हुए, कितने 2 साल बीत गए हैं उस बारिश को हुए हुए। द ड्रॉट एंडेड, और इस प्रकार से अकाल का समापन हो गया। ये शुरू में कहानी का थोड़ा शुरुआती रूप दे रहे हैं, कहानी की मेन शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये तो बता रहे हैं कि किस प्रकार से बारिश हुई थी। एवरीवन रिमेंबर्स, हर किसी को याद है कि वो 3-4 साल का सूखा कैसे समाप्त हुआ था, और अभी भी उस कहानी को घटे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को अभी भी याद है दैट इट फर्स्ट रेन ऑन द डे, कि ये उस दिन बारिश हुई थी उस गांव में, व्हेन फातिमा एंटर्ड द विलेज, जब फातिमा ने इस गांव में एंट्रेंस किया था, प्रवेश किया था। दिस इज हाउ शी केम, इस प्रकार से ये कहानी है कि वो कैसे आई थी। तो इसमें देखिए किस प्रकार से रेगिस्तान जो है, कच्छ का रण है, उसका वर्णन किया गया है। किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कैसे बैल मर गए थे, ऊंट एक जीवित था जो कि बबूल के पेड़ों पर निर्भर था, और साथ ही साथ वहाँ का जो एरिया है, किस प्रकार से बादल उमड़ घुमड़ कर आए, किस प्रकार से बारिश हुई, और जिस दिन फातिमा की एंट्री हुई थी उस दिन है वो ये बारिश हुई थी, और कैसे हुई उसको लेकर के पढ़ते हैं हम आगे। What would we not do for her, यहाँ देखिए, What would he not do for her, अब यहाँ ही कौन है, ही है यहाँ पे नजब, और हर कौन है, फातिमा, कि उसके लिए वह क्या नहीं करेगा। किसके लिए, फातिमा के लिए नजब ने सोचा है कि वो उसके लिए क्या नहीं करेगा, उसको पाने के लिए वो क्या नहीं करेगा, वो किसी, यानी उसने डिटर्मिनेशन, जैसा पार्ट में बताया ना स्टोरी में, अबाउट द स्टोरी बताया कि उसने, तो नजब ने या डिटर्मिनेशन किया कि उसने अपनी विल को मजबूत किया, कुछ भी हो जाए फातिमा को लेकर के आऊंगा। द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, स्पाइस यानी मसाले, मसाला विक्रेता, मसाला विक्रेता कौन, वो फातिमा के पिताजी, कौन, काले शाह। तो एक मसाला विक्रेता की बेटी कौन, फातिमा,
उसके लिए नजब ने सोचा कि वो क्या नहीं करेगा, किसी भी हद तक गुजर जाएगा, वो उसको लेकर के आएगा। सी हु स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन, देखिए जिसके शरीर से क्लोव्स यानी लवंग या लौंग, सिनेमन होती है दालचीनी, जिसके शरीर से लौंग और दालचीनी की खुशबू आती है, हुज लाफर, जिसकी हंसी, एंड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, जब वो हंसती है तो घुंघरू बजते हो, ऐसी उसकी खिलखिलाहट है, उसकी ऐसी हंसी है जैसे पैरों की पाइजेब घुंघरू एंकल बेल्स बजती हो। हुज आईब्रोज, जिसकी भौहें, ये उसकी प्रशंसा में सुंदरता की प्रशंसा हो रही है, किसकी, फातिमा की, तो उसकी जो आईब्रोज हैं पर लाइक ब्लैक विस्प्स ऑफ द नाइट, रात्रि की काली घटाएं, उसकी जो आईब्रो है, भौहें हैं, वो ऐसी है जैसे रात्रि की काली घटाएं। एंड द हुज हेयर वाज द नाइट इटसेल्फ, और जिसके बाल स्वयं रात्रि हो, इतनी वो सुंदर है। फॉर हर ही वुड क्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, और उसके लिए, किसके लिए, फातिमा के लिए नजब कह रहा है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करेगा, चाहे दिन में करना पड़े, लेकिन वो उसको लेकर के आएगा, ये उसने तय किया है। बढ़े आगे, उससे पहले देखिए यहाँ पर फातिमा का वर्णन किया गया है। शी वाज सो ब्यूटीफुल गर्ल, किसकी बेटी है, स्पाइस सेलर काले शाह की वो बेटी है। और स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनेमन, हुज लाफर हेड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, ये इसकी विशेषता याद रखने की है। हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प्स ऑफ नाइट, एंड हुज हेयर वॉज द नाइट इटसेल्फ, फॉर हर ही वुड क्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, उसके लिए वो इस डेजर्ट को क्रॉस करेगा, ये उसने सोचा है। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, जैसा मैंने पहले बताया कि नजब रवाना हो गया है, कहाँ रुका, काला डूंगर, काला डूंगर स्थान का नाम है, जो भी ब्लैक माउंटेन इस टाइप से, तो स्थान का नाम ही काला डूंगर नाम से है, वहां वो रुका। अ ब्लैक हिल केप्ड विथ बेसाल्ट, और ऐसा काला पहाड़ जो बेसाल्ट की चट्टानों से ढका हुआ है। बेसाल्ट एक प्रकार से जो चूना युक्त इस प्रकार के पत्थरों से बने हुए जो पहाड़ है, इस कारण से। द हाईएस्ट इन कच्छ, कच्छ में हाईएस्ट एरिया है ये काला डूंगर, ब्लैक हिल। ही हैड सेट हिज कैमल, उसने अपने ऊंट को वहां पर बिठाया, अल्लाह रखा, ऊंट का नाम अल्लाह रखा है। फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, उसने अल्लाह रखा को थोड़ी देर फ्री छोड़ा ताकि वो जाकर के, क्रॉप का अर्थ है वो एक प्रकार से पत्तियों को खाए, किसकी, बावल बबूल के पेड़ की पत्तियों को खाए और अपनी भूख मिटाए, तो ऊंट को छोड़ दिया। एट डस्क, डस्क क्या होती है, गोधुली वेला, इवनिंग टाइम जो होता है, तो गोधुली टाइम में ही पेड होमेज, उसने अपनी तरफ से जो भी वहाँ पर प्रार्थना आदि करनी थी वो उसने की। टू द फुटप्रिंट्स तलहटी ऑफ द पंचमई पीर, पंचमई पीर की तलहटी, वहाँ पे फुटप्रिंट्स जो थे, फुटप्रिंट यहाँ पे इसका अर्थ है वहाँ पर जो पद चिन्ह, किसके, पीर के वहाँ पद चिन्ह ऐसे रखे हुए होंगे जो एक प्रकार से स्मारक के रूप में, तो वहाँ पर वो गया, पंचमई पीर को अपनी तरफ से नमाज आदि जो अदा की। ऑन द हिल टॉप, जो टॉप एरिया, सबसे ऊपर जो शिखर है, वहाँ पर वो जाकर के उसने पीर को अपनी तरफ से पूजा अर्चना की। ही लेफ्ट सम फूड देयर, उसने कुछ भोजन छोड़ा, जैसा कि नियम पहले पंचमी पीर का प्रश्न पूछते हैं, भोजन वहाँ पर छोड़ा। एंड स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, और थाली लेकर के बजाने लगा, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रिवाज के, ट्रेडिशन के अनुसार, जैसा कि वहाँ पर ऐसी ट्रेडिशन है। इसको लेकर के प्रश्न पहले भी पूछा गया है बोर्ड में कि किस प्रकार से पंचमी पीर की क्या घटना होती है, क्या रिवाज है, तो उसमें क्या करते हैं, हिल टॉप पे जाते हैं, वहाँ होमेज देते हैं, थोड़ा भोजन फूड रखा जाता है, और उसके बाद में बीटिंग ऑन इस थाली, वहाँ थाली पे बजाया जाता है। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा रिवाज है, और होता क्या है, इन ए फ्यू मिनट्स जैकाल्स, जो थोड़ी देर में सियार आते हैं, जैकाल आते हैं, मेटेरियलाइज्ड, तो दिखाई देते हैं, एंड गोबल्ड अप द फूड, दिखाई दिया और उस भोजन को खा गया, कौन, ये जैकाल।
तो उस सियार ने वो भोजन खा लिया, भोजन कर लिया। तो ये एक अच्छी बात मानी जाती है। और जेकाल नहीं आता है, भोजन नहीं करता है, न तो आता है और न भोजन करता है, तो इसका मतलब अभी बॉर्डर क्रॉस मत कीजिए, अच्छे शकुन नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। और यदि वो आया और भोजन कर लिया, इसका अर्थ हुआ यू कैन क्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, ऐसा माना जाता था बॉर्डर एरिया में। तो यहाँ देखिए काला डूंगर की बात हुई किस प्रकार से। और इसके बाद में वहाँ पे ऊँट को उसने फ्री छोड़ा, खुद वो पंचमी पीर की पूजा अर्चना में लग गया। उसने वहाँ पे भोजन छोड़ा, थाली बजाई, थोड़ी देर में जयकाल आया, भोजन कर लिया। अब आगे क्या होता है देखिए, दिस वॉज ऑस्पिशियस, जब भोजन किया तो इसका अर्थ हुआ ये शुभ था, ऑस्पिशियस शुभ पवित्र। जयकाल के द्वारा भोजन करना शुभ माना जाता था। इफ दे हैड नॉट टर्न अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल इफेक्ट्स, मान लीजिए वो नहीं आता तो इल इफेक्ट्स यानी बुरे शकुन माना जाता। ऑफ द ओमन, ओमन यानी शकुन, सीरियस एनफ टू हैव कैंसल द जर्नी, यहां तक कि गंभीरता दिखाते हुए यात्रा को कैंसिल भी करनी पड़ती। यदि वो जयकाल नहीं आता और भोजन को गोबल अप नहीं करता, खाना नहीं खाता, तो ऐसी स्थिति में यात्रा को कैंसिल भी करना पड़ सकता था। और करते थे ये, ऐसा वहाँ पर फॉलो करते थे उस रूल को, एक प्रकार से ओमन को। हमारे होते हैं बुजुर्ग, देखिए आप देखते हो कई बातों को देखते हैं, जब चाहे खेती कर रहे हैं उससे पहले, कहीं पर प्रस्थान कर रहे हैं तो उससे पहले कई सारी मान्यताएं हैं कि ये चीज़ हो तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती थी। अ लैम्प वाज लाइटेड इन द पीर्स ऑनर एवरी नाइट, पीर के सम्मान में प्रति रात्रि को वहाँ पर एक दीपक लैंप जलाया जाता था, लाइटेड किया जाता था ऑन द हिल टॉप, शिखर पर, पहाड़ी के शिखर पर। एंड द फ्लेम, उसकी जो लपट, उसकी जो एक प्रकार से लो जो है, उस दीपक की जो लो है, कुड बी सीन, दिखाई दे सकती थी ऑन द वे फ्रॉम खावदा, खावदा इसका स्थान है, इसका घर, खावदा से भी, उधर से भी दिखाई देती थी वो मंदिर में। उस कहने का अर्थ उस मस्जिद वगैरह, जो मजार वगैरह जो भी है, तो वहाँ से उस, क्योंकि पहाड़ी हिल टॉप पे है तो वहाँ वो दीपक जलता था, दूर दूर तक दिखाई देता था। तो यहाँ पर उसने जाकर के ये प्रक्रिया की और उसके बाद में वो रवाना हुआ, दूर दूर तक वो जाए, रात्रि में भी वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसका ये भी फायदा है कि जैसे दीपक जल रहा है तो डायरेक्शन कौन सी फॉलो करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो क्योंकि रात्रि के अंधेरे में और तो कैसे पता चले, तो या तो फिर जो भी ध्रुव तारा वगैरह है, पोल स्टार, उसको फॉलो करें, जो हमारी मिल्की वे है, आकाश गंगा आदि, उसको, उसके बारे में। तो यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से भोजन है वो जयकाल ने खाया तो शुभ माना गया, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो इल इफेक्ट्स मानते, यात्रा कैंसिल भी करनी पड़ सकती थी। और उसने पीर के सम्मान में जो भी दीपक जलाते हैं वो जलाने का काम किया। हिल टॉप पे वो पहुंचा और उसने उस लपट को, जो भी है वो दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, उसको देखते हुए वो आगे बढ़ा। आगे क्या है, ओवर 100 years अर्लियर, लगभग 100 साल पहले, द पंचमी पीर है ट्रस्ड द सॉल्ट वेस्टेज सर्विंग द पीपल, की इस, ये पंचमी पीर कौन, तो 100 साल पहले पंचमी पीर इधर आए थे, ट्रस्ड एक प्रकार से पैरों को अपने को घसीटते हुए इस टाइप से वो आए थे यहाँ पर। और उसके बाद से यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों की सेवा आव भगत की थी। और एकम्पनीड एज लीजेंड, यानी जैसी कि पारंपरिक कथा है, लीजेंड पारंपरिक कथा जो कहानी, हैड इट बाई अ जकाल, तो उस समय जब वो आए थे तो उनके साथ में जकाल भी आया था और यहाँ आकर के उन्होंने लोगों की सेवा की थी, साथ में जकाल भी था, लोमड़ी सियार भी थे। और इसी कारण से वर्तमान में भी ये जो समय है वो बताया गया उस कहानी के अंतर्गत, उस समय भी यहाँ पर पीर की पूजा की जाती है और उस जयकाल के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है, इस टाइप से बताया जाता है। रिक्लूसिव बाय हैबिट ही यूज्ड टू रिटायर टू थॉर्न जंगल्स, और उसके बाद में वहाँ ये प्रक्रिया करने के बाद कौन, नजब, वो उसमें आगे जंगल की तरफ वहाँ पे वो बढ़ा है। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वल्पाइन कंपेनियंस, तो ये जब आए थे ना उस समय की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो वल्पाइन, लोमड़ी आदि, तो वो साथ में आए थे, उनमें कंपेनियन यानी साथी के रूप में, तो लोमड़ी आदि उनके साथी के रूप में साथ आए थे।
इसके अलावा कोई था नहीं, इसीलिए none else dared to disturb his nocturnal stare. तो नॉक्टर्नल यानी रात्रिकालीन। तो जब नजब आगे बढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब यानी बाधित करने का काम, व्यवधान डालने का काम, डेयर यानी हिम्मत, साहस। तो लोमड़ियों को छोड़ करके, जेकाल वल्पाइन को छोड़ करके ऐसा और कोई नहीं था जो कि नजब के रास्ते में कोई डिस्टर्बेंस कर दे, बाधा डाल दे। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जेकाल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन। और यहाँ पर भी उस समय जब पंचमी पीर आए थे तो उस समय भी क्या हुआ था कि उन्होंने साथ में वो जेकाल को लाए थे, इसलिए लोग भी क्या करते हैं यहाँ जेकाल के लिए, उस जो वल्पाइन होती है लोमड़ी आदि, उनके लिए वो भोजन की व्यवस्था करते हैं। और तब से ये परंपरा चली आ रही है। जेकाल सेड लिंगर्ड सिंस देन, उस समय से ये जो जेकाल भी है वो इधर रहते हैं, आते हैं। और यदि वो आते हैं तो शुभ माना जाता है, नहीं आते हैं तो अशुभ माना जाता है, यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, बॉर्डर क्रॉस करना कैंसिल करना पड़ता था, ये था। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक हमने इसको लिया। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि लगभग 100 साल पुरानी बात थी जब पंचमी पीर आए थे तो उस समय वो ये जो सॉल्ट वेस्ट एरिया जो था इधर, वो लोगों के पास में आए, जो नमक वगैरह का एरिया था, इस कारण से वो लोगों के साथ रहे। और यहाँ पर उन्होंने पौराणिक कथा के अनुसार साथ में जेकाल आया था, वल्पाइन थी, और तभी से वो इस एरिया में रहे थे और उन्होंने लोगों की भी सेवा की। लोमड़ी वगैरह थे वो उनके साथ रहते थे इस टाइप से। तो लोग भी क्या है कि उनके सम्मान में दीपक जलाते हैं, साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था उस जेकाल के लिए करते हैं। जैसा कि लीजेंड है, ये पौराणिक कथा है इस प्रकार की, तो उसको लोग आज भी फॉलो करते हैं। नजब ने भी उस चीज़ को फॉलो किया। पहले वो गया अपने पिता के साथ, तो उसने इस प्रकार की चीज़ देखी होगी कि क्या हमारे को प्रोसेस करनी है, पूजा पाठ का क्या है, तो उसने वो उसको किया। तो ये चीज़ें थी और बहुत बढ़िया तरीके से उसने अपने कार्यक्रम को आगे तय करने का सोचा। तो आज हम लेंगे यहीं तक, और इससे आगे की जो कहानी होगी वो हम जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको शब्द दे देता हूँ। एक तो आपको डॉन, DAWN, ये क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। और दूसरा है डस्क, डॉन और डस्क। और फिर हिंदी में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पे ले लेते हैं एक तो दालचीनी और लौंग, जिसको लवंग भी बोलते हैं। ठीक है, डॉन, डस्क, दालचीनी और लौंग या लवंग, ये आपके लिए वर्ड्स है। तो बहुत ही बढ़िया कहानी है जिसको हमने फर्स्ट पार्ट के रूप में शुरुआत मैंने हिंदी ट्रांसलेशन आपको बताया, कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा भी है, शुरुआत कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।